गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और लास्ट लेक्चर में मैंने जो बात की थी वो जैव अणु के विषय में मैंने बताया था। दो कैटेगरी, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने बताया था जिनका आणविक भार जो 18 से और 800 डाल्टन के मध्य होता है वो माइक्रो में आ जाते हैं और ये अम्ल घुलनशील भाग में आते हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया था आपको कि मैक्रो जो होते हैं ये अम्ल अघुलनशील भाग होते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था लिपिड के विषय में। मैंने बताया था कि लिपिड जो है, लिपिड का जो आकार होता है वो 800 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। लेकिन 800 डाल्टन से कम होने के बावजूद भी लिपिड को जो है मैक्रो में रखा जाता है। इसका कारण आपको बताना था, ठीक है। इसके कारण के विषय में जब हम देखते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा, आंसर ये होगा कि लिपिड जो है अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय यानी कि अघुलनशील, जल में अघुलनशील। इसकी वजह से लिपिड क्या है, उसका भले ही आकार जो है छोटा है लेकिन आणविक भार भी उसका कम होता है, लेकिन क्या होता है, लिपिड्स को रखा जाता है किसमें, मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो अगर ये पूछे कि लिपिड जो है वो मैक्रो में क्यों आता है तो उसका कारण आपको बताना है कि लिपिड जो है अध्रुवीय होता है, जल में अघुलनशील होता है, इस वजह से उसे यहाँ रखा जाता है। इस वजह से वो अम्ल में भी क्या रहता है, अघुलनशील ही रहता है, इसलिए उसको रखा जाता है किसमें, मैक्रो में। ठीक है, ये तो जानकारी इसके विषय में। अब जो बायोमॉलिक्यूल टॉपिक है उसकी लास्ट की कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज हमें नई यूनिट पढ़नी है, उसके बाद सेल वाली यूनिट, ठीक है। कुछ चीज़ें बची हुई थी इसमें, उनके विषय में बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो बची है उपापचयक। उपापचयक, उपापचयक को हमें समझना है, जिन्हें कहते हैं मेटाबोलाइट्स। इंग्लिश में से कहेंगे क्या, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स या उपापचयक क्या होते हैं? सिंपल भाषा में अगर बोले तो उपापचयक जो होते हैं वो होते हैं जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे वो क्या करेंगे, मेटाबोलाइट्स। यानी जो उपापचय यानी कि जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म में जो भाग लेंगे वो उपापचयक है। अब उपापचयक जो हैं वो हैं जो मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कहेंगे क्या, उपापचय। उपापचय यानी उपापचयक तो वह है जो किस क्रिया में भाग ले, उपापचय क्रिया में भाग ले, उसको क्या कह देंगे, सबको उपापचयक कह देंगे। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है फिर, ठीक है, उपापचय क्या है। तो उपापचय क्या है, इस बात को आप समझिए कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में भिन्न भिन्न जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब को लिया जाता है मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, कई चीज़ों का निर्माण हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड जो है जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से कई चीज़ों का निर्माण होता है, कई चीज़ों का अपघटन भी होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जब हम श्वसन देखेंगे तो श्वसन में क्या होगा, अपघटन होगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ग्लूकोज का अपघटन हो जाएगा और उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी एटीपी के रूप में। तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं चलती रहती हैं, जिनमें कुछ निर्माण की क्रियाएं होती हैं और कुछ अपघटन की क्रियाएं होती हैं। उन सारी क्रियाओं को जो हमारे बॉडी के अंदर, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, तो जितनी भी जो ये क्रियाएं हैं इन क्रियाओं को लिया जाता है किसके अंतर्गत, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत। यानी इनको संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं, हम उपापचय कह सकते हैं, इन्हें उपापचय कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म जो हो गया उपापचय हो गया, और मेटाबॉलिज्म जो हो गया इसके जो होते हैं, यानी इसकी अगर परिभाषा आप लिखोगे उपापचय की परिभाषा, तो आपको लिखना है जीव में सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, यानी सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, ठीक है। इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, उपापचय कहते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है दो टाइप का होगा। जो ये मेटाबॉलिज्म है ये दो तरीके का होगा, दो टाइप का होगा। इसके अंतर्गत दो चीजें शामिल होंगी। एक मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस एक दूसरा जो होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसको कहते हैं उपचय और इसको कहते हैं अपचय। उपचय और अपचय, ठीक हो क्या।
अब देखिए ये सिंपल सा एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। जितनी भी किसी भी जीवधारी के शरीर के भीतर जितनी भी संश्लेषण या फिर निर्माण की क्रियाएं होंगी, जिनमें किसी चीज का क्या होगा, निर्माण होगा, कुछ चीजें जुड़ेंगी उससे कोई नई चीज बनेगी, यानी कि जिसमें जितनी भी जैव संश्लेषी क्रियाएं होंगी वो तो कहलाएंगी एनाबॉलिज्म। जिसमें क्या हो रहा होगा, जुड़ के किसी चीज का निर्माण हो रहा है उसे तो कहेंगे एनाबॉलिज्म। और जिसमें भी अपघटन हो रहा है, टूटने का काम हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो ये सब आ जाएगी कैटाबॉलिज्म में। और मेटाबॉलिज्म जो हो गया ये दोनों का सम्मिलित रूप हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, जितनी भी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इसी टाइप की क्रियाएं चलती हैं, कभी निर्माण चलता है, कहीं पे अपघटन चलता है। निर्माण प्लस अपघटन को मिला के तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, और निर्माण वाली क्रियाओं को बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और अपघटन वालों को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म में जो यौगिक भाग लेते हैं उन्हें बोलेंगे उपापचयक या मेटाबोलाइट्स। क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स। जैसे प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे। यानी कई जैव अणु जो होते हैं, सभी जैव अणु, उनको रखा जाता है किसमें, मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उपापचयक जो मैंने बताया मेटाबोलाइट्स वह हैं जो किसमें भाग लेते हैं, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या है, सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दो रूप क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कौन सा होगा, जिसमें कि निर्माण होगा, और कैटाबॉलिज्म कौन सा होगा, जिसमें क्या होगा, अपघटन होगा। तो इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए इससे आगे की जानकारी, ये तो मैं आपको मेटाबोलाइट्स को समझाने के लिए मैंने आपको बताया, उपापचयक को समझाने के लिए बताया कि उपापचयक क्या है। अब उपापचयक जो है इसकी भी दो श्रेणियां हैं। एक होता है प्राथमिक उपापचयक, जिसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा होता है द्वितीयक उपापचयक, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इन्हें देखते हैं हम कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होंगे, उन मेटाबोलाइट्स को प्राइमरी में रखा जाता है जो कि क्या करते हैं, ऐसे यौगिक, ऐसे कोई से भी यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से जीवों की वृद्धि और कार्यकी में योगदान देंगे। प्रत्यक्ष रूप से जो क्या करते हैं, जीवों की कार्यकी में और उनकी वृद्धि में योगदान देते हो या उनमें प्रयुक्त होते हो, उनको कहा जाएगा कौन से, प्राथमिक उपापचयक। जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, इनका क्या है, प्रोटीन जो है वृद्धि विकास में इनका प्रत्यक्ष योगदान है। वृद्धि में क्या है, प्रत्यक्ष योगदान हो गया प्रोटीन का। न्यूक्लिक अम्ल का जो हो गया कार्यकी में, जो हमारी कार्यकी होती है उसमें भी क्या हो गया, प्रत्यक्ष योगदान न्यूक्लिक एसिड का भी हो गया। तो वो कहलाएंगे प्राथमिक उपचायक। यानी जो मैंने बताया उससे मैं लिख दे रहा हूं, इसके अंदर क्या आएगा, ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से जीव की वृद्धि एवं कार्यकी में प्रयुक्त होते हैं। अब कोई सब जैवअणु हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने आपको, जैसे इसका एग्जाम्पल बताया प्रोटीन, जैसे बताया मैंने न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या हो गए, इनको किस में रखा जाएगा, प्राथमिक उपचायक में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, जीव की वृद्धि एवं कार्यकी में क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाएगा, प्राइमरी में रखा जाएगा। अब सेकेंडरी वाले जो होंगे वो क्या होंगे, ऐसे यौगिक। सेकेंडरी में कौन आएंगे, ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से जीव की वृद्धि में सम्मिलित न हो या जिनके कार्य के विषय में ज्ञात ही ना हो, इनको कहते हैं द्वितीयक उपापचयक। यानी कुछ ऐसे यौगिक जिनका हमें पता ही नहीं है कि इनका वृद्धि कार्यकी में क्या योगदान है, ना इनका प्रयोग होता है
बल्कि हमें इनके कार्य तक पता नहीं होते कि इनके कार्य क्या है। ठीक है, इनको रखा जाता है द्वितीयक उपापचयक में। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं, जैसे वर्णक, वर्णक यानी पिगमेंट जो होते हैं कलर देने वाले, तो उनका वृद्धि में क्या योगदान है ये हम क्लियर नहीं बता सकते, उनको रखा जाता है द्वितीयक उपापचयक में। ठीक है, ये हमें क्लियर पता नहीं है कि वृद्धि में इनका कोई योगदान है या नहीं है। जैसे कि हो गए हैं गोंद जिसे हम बोलते हैं, गम्स, गम्स जिसे हम बोलते हैं गोंद यानी, ठीक है, गोंद वगैरह जब हम पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान में, तो उसमें हम देखेंगे कि गम्स वगैरह जो होंगे वो उसको रखा जाएगा किसमें, द्वितीयक उपापचयक में रखते हैं हम। इसके अलावा एल्केलॉइड्स हो गया, ऑयल हो गए, ठीक है, ऑयल हो गया, एल्केलॉइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ये द्वितीयक में आती हैं। तो ये उपापचयक में आपको ये भी याद रखना है, बायोमोलिक्यूल की एक कैटेगरी ये भी है कि उपापचयक के तौर पे प्राथमिक और द्वितीयक में इन्हें रखा जाता है। कुछ प्राथमिक में आते हैं, कुछ द्वितीयक में आते हैं, परिभाषा मैंने आपको बता दी। इतनी जानकारी आपको पढ़नी थी बायोमोलिक्यूल में। और अब मैं एक नई यूनिट शुरू कर रहा हूँ, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अब एक नई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल मैंने बताया 2 से 3 नंबर का बायोमोलिक्यूल भी पेपरों में पूछा जाता है। और अब मैं जो बता रहा हूँ आपको नई यूनिट, ये भी 3 से 4 नंबर के पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, 3 से 4 नंबर की ये पेपरों में आती है, यानी कि पुराने पेपर देखोगे आप तो 3 से 4 नंबर के इसके क्वेश्चन बने हुए हैं। यूनिट जो है दूसरी यूनिट में आपको बता रहा हूँ, अब यूनिट जो है सेकंड है ये, कोशिका संरचना एवं कार्य। ठीक है, अलग ही यूनिट बता रहा हूँ मैं, कोशिका संरचना कार्य, और एक चीज और पढ़ेंगे हम इसमें, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन बहुत ध्यान से आपको ये यूनिट पढ़नी है क्योंकि बेसिक यूनिट है और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अब वो पेपर पे डिपेंड करता है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, कभी कभी कठिन से क्वेश्चन इसके विषय में बनते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन ये देखने हैं। सबसे पहले हम कोशिका संरचना देखेंगे, कोशिका के विषय में देखेंगे, कोशिका संरचना देखेंगे, सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, तब जाके कोशिका विभाजन पे पढ़ेंगे। जनरली हम इसकी शुरुआत जो करते हैं वो इतिहास से करते हैं। पहले इतिहास यानी कोशिका का इतिहास, यानी कोशिका के विषय में कैसे कैसे हमें पता लगा। कोशिका के बारे में आपको 2 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल याद रखने। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कोशिका की खोज से ही हमें कुछ साइंटिस्टों के नाम भी जुड़े हुए हैं कोशिका से, तो वो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और साइंटिस्टों के नाम जो हैं वही याद रखने जो एनसीईआरटी में होगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाले ही आपको याद रखने हैं। अब अन्य बुक में कोई और नाम हो तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है, और ज़्यादातर थ्योरियाँ भी ध्यान नहीं रखनी है, एनसीईआरटी वाले ही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इतिहास की अगर बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले इतिहास के बारे में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है, और कोई बिना कन्फ्यूजन के आपको ध्यान रखने हैं। एक बनेगा सबसे पहले सजीव कोशिका को देखने का श्रेय, देखने का श्रेय। एक क्वेश्चन आएगा कि वो साइंटिस्ट का नाम पूछेगा कि सबसे पहले सजीव कोशिका को किसने देखा। कोशिका 2 टाइप की हो सकती है, मृत भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी कि सबसे पहले सजीव कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है। तो सजीव कोशिका की बात जब आएगी तो आपको याद रखना है एंटोनी वॉन लियोनहॉक, यानी A.V. लियोनहॉक, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। इन्होंने सबसे पहले क्या करा थी, सजीव कोशिका देखी थी। सजीव कोशिका इन्होंने देखी थी बैक्टीरिया में। किसमें देखी थी, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की सजीव कोशिका सबसे पहले किसने देखी, एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने देखी थी। ठीक हो गया, सबसे पहले कोशिका, वो भी कैसी, सजीव कोशिका, इसको देखने का श्रेय कैसे जाता है, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। किसमें देखी, बैक्टीरिया में इन्होंने सजीव कोशिका देखी थी। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कोशिका की खोज, कोशिका की खोज का श्रेय, कोशिका की खोज का श्रेय। आपसे कोशिका की खोज पूछ लेता और डायरेक्टली, तो कोशिका की खोज जो है उसमें आपको याद है नाम कौन सा है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की श्रेय ने जाता है। और ये भी आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665,
1865 ईस्वी में जो थी खोज की थी। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी वो कौन सी कोशिका की इन्होंने खोज की थी, तो मृत हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते की इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। ठीक है, सजीव कोशिका को सबसे पहले देखने वाले A.V. लियोनहॉक हैं, किसमें देखी? बैक्टीरिया में। जबकि कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को 1665 में, और इन्होंने किसमें देखी थी? मृत हनीकॉम्ब में। मृत हनीकॉम्ब का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने क्या देखी थी? सबसे पहले कोशिका खोजी, जो कि कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो ये दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन होना, जल्दीबाजी में रॉबर्ट हुक डायरेक्ट टिक नहीं करना है। कोशिका की खोज बोलेगा तो आप रॉबर्ट हुक टिक कर दो, लेकिन वो सजीव कोशिका बोल रहा है तो आपको रॉबर्ट हुक नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? A.V. लियोनहॉक करना है। और मृत हनीकॉम्ब की बात कर रहा है तो रॉबर्ट हुक, बैक्टीरिया की सजीव कोशिका की बात कर रहा है तो लियोनहॉक। ठीक है, एक तो ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखिए इससे आगे की जानकारी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सी बात आती है वो आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं क्या? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पहला क्वेश्चन सबको इसके विषय में आता ही है। कोशिका सिद्धांत दिया गया था कब? 1839-40 के मध्य। 1839-40 ईस्वी के मध्य दिया गया था कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? इसको देने वाले कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, इन दो लोगों ने दिया था कोशिका सिद्धांत, जिनमें कि ये बॉटनिस्ट है और ये जो है ये जूलॉजी से संबंधित है। कौन? स्वान। एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजी से संबंधित है, स्लाइडेन एंड स्वान। इन दोनों ने मिलकर दी थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? ठीक है, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बातें बताई? कोशिका सिद्धांत में पहली बात जो इन्होंने बताई थी, इन्होंने ये बताया था कि सभी जीव जो है कोशिका अथवा कोशिका समूह से बने होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, तो इसलिए ये बात इन्होंने बताई थी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका अथवा कोशिका समूह से बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो इन्होंने बताया सभी जीव कोशिका अथवा कोशिका समूह से बने होते हैं। ठीक हो गया, कोशिका अथवा कोशिका समूह से बने होते हैं। अब यहां से एक चीज देखिए, एक बात को समझिए, अगला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन जो होगा जेनेटिक्स में भी कराऊंगा मैं, जो पिछली बार आया उसमें भी आपको ध्यान देना है। फिर ये क्या बोल रहा है कि सभी कोशिका कोशिका समूह, यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो हो गई वो कौन सी होगी? कोशिका। यानी बॉडी की जो संरचना हो रही है, जैसे कि हमें पता होता है कि सेल होता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनते हैं? फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उससे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वहीं से अगर हम देखें तो सेल की जो बेसिक यूनिट हो गई, यानी संरचनात्मक इकाई हो गई, वो कौन सी हो गई? सेल हो गई। सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कौन सी हो गई? सेल। क्योंकि ये क्या कर रही है? शरीर निर्माण में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई हो गई सेल। दूसरी बात क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं यकृत, लीवर में बहुत सारे टिश्यू होंगे, और टिश्यू किससे मिलके बने होंगे? सेल से। हर एक जो अंग होता है उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं। जैसे लीवर में हेपेटिक सेल्स मिलती हैं, ब्रेन में हम न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं, तो अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग अंगों में मिलती है। तो कभी भी जैसे हम बोलते हैं कि लीवर जो है हमारा ये काम करेगा, या कोई अंग जो है उसका अपना एक काम होगा, तो कभी भी आपको याद रखना है अंग काम नहीं करता है, बल्कि क्या काम करती हैं? उसकी सेल्स। यानी लीवर की जो हेपेटिक सेल्स का काम होगा वही किसका फंक्शन हो जाएगा? लीवर का फंक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कौन होती है? सेल। तो वही इन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया। इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका है, कोशिका जो है ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि संरचना में सेल जो है सबसे छोटी यूनिट, और क्रियात्मक इसलिए जो मैंने अभी बताया कि काम कर रही है कौन? सेल। तो इसलिए दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि कोशिका ही जीवों की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये 2 पॉइंट बता दिए गए किसके अंदर, सेल थ्योरी के अंदर। एक तो सभी जीवों की कोशिका, सभी जीव जो होंगे कोशिका अथवा कोशिका समूह से बने होंगे, और दूसरा कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी, यानी स्ट्रक्चरल भी होगी और फंक्शनल यूनिट भी होगी। कौन, सेल। ये बताया था सेल थ्योरी के अंदर किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब देखिए कब दिया गया था, ये 1839-40 में ये सेल थ्योरी आ गई। इसके बाद जो आया था वो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण भी आया। क्या आया, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफाइड हुआ होगा, कुछ और चीजें जुड़ी होगी, तो मॉडिफिकेशन भी इसमें आया था। कब आया था, 1855 में, यानी कुछ साल बाद आएगा मॉडिफिकेशन, सीधी बात है, बाद में ही आएगा। 1839-40 में कोशिका सिद्धांत दिया गया और इसका मॉडिफिकेशन प्रस्तुत किया गया 1855 में, 1855 में। अब ये मॉडिफिकेशन किसने दिया था, तो रूडोल्फ वर्चो। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, रूडोल्फ वर्चो। ठीक है, रूडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण दिया था, जिसमें कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण में क्या बताया गया, कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अपनी भाषा में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक स्टेटमेंट आया रूडोल्फ वर्चो का कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण के रूप में 1855 में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है, इसका मतलब क्या था, यानी इसका मतलब क्या था, अर्थात एक नई चीज इन्होंने जोड़ी, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। क्योंकि जो कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे, कोशिका में विभाजन से नई कोशिकाएं बनना, वो यही है। यानी कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण में ये बात क्लियर कर दी गई कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसी को उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। किसने, रूडोल्फ वर्चो ने। 1855 में उन्होंने ये वाली बात कही। ठीक है, तो ये बात भी निकल के आ गई सेल थ्योरी के रूपांतरण के रूप में। अब देखिए सेल थ्योरी से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बड़ी सिंपल सी थी। अब देखिए एक और चीज जो निकल के आती है, वो आती है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है के अपवाद, के लिख देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा अपवाद है, के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद वो होंगे जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते होंगे, वो हो जाएंगे जो सेल थ्योरी का क्या नहीं करते होंगे, फॉलो नहीं करते होंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे, अपवाद हम कहेंगे। इसके 3 अपवाद हैं। ठीक है, इसके मेनली कितने अपवाद हैं, 3 अपवाद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है वायरस अर्थात विषाणु। ठीक है, वायरस हो गया। दूसरा है वायरॉइड्स, इसको हिंदी में भी वायरॉइड्स कहेंगे। और तीसरा है प्रियॉन्स। तीसरा कौन सा है, प्रियॉन्स। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये तीनों अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के। ठीक हो गया। अब ये तीनों अपवाद क्यों हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं, इन तीनों में क्या नहीं है, इन तीनों में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती, कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। अब कोशिका संरचना हम देखेंगे कि कोशिका में बहुत सारी चीजें होती है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिकांग होते हैं बहुत सारे, लेकिन इनमें इस टाइप का जो चीजें हैं नहीं पाई जाती, इसलिए कोशिका। जबकि कोशिका सिद्धांत ये बोला था कि प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण जो होगा कोशिका अथवा कोशिका के समूह से होगा, कोशिका अथवा कोशिका के समूह से होगा।
अब कोशिका की कुछ अपनी चीजें होती हैं, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, ये सारी चीजें, ये इनमें नहीं पाया जाता, उसी को कोशिका संरचना कहते हैं। तो वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया और प्रियॉन्स हो गए, इनमें कोशिका संरचना देखने को नहीं मिलती है। अब वायरस के बारे में आपको पता ही है, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स जो है इनके बारे में हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, भले ही जब हम क्या पढ़ेंगे, जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो जैविक वर्गीकरण में मैं इनके विषय में आपको बताऊंगा, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के विषय में। देखो होता क्या है, वायरस जो होता है, वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, वायरस की संरचना में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन, एक प्रोटीन भाग होता है, प्लस यानी अंदर जो होगा वो न्यूक्लिक अम्ल होगा, अंदर से अगर लिखूं मैं न्यूक्लिक अम्ल, और बाहर से जो आवरण होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का। न्यूक्लिक अम्ल ज्यादातर क्या रहता है, आरएनए देखने को आपको मिलेगा, तो ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो होगा, अब किसी किसी में अपवाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरली जो होगा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हो गया और बाहर से आवरण हो गया प्रोटीन का। ये संरचना होती है किसकी, वायरस की। जैसे कि कोरोना वायरस है, उसमें प्रोटीन का आवरण देखा गया, इसलिए हमने उसको किस श्रेणी में रखा, वायरस की। ठीक है, संक्रमित करते हैं, रोग फैलाते हैं, ये हमें पता है। प्रियॉन्स में देखिए आप, प्रियॉन्स में पी मतलब जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन यानी प्रोटीन है। ऐसे जो होंगे सूक्ष्म जीव जो कि जिनमें केवल प्रोटीन तो होता है, लेकिन क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लिक अम्ल एब्सेंट होता है, और ये संक्रामक होते हैं, रोग फैला सकते हैं। कौन कौन से रोग फैलाते हैं इनको मैं बताऊंगा जब मैं इनके विषय में डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे बात केवल ये हो रही है कि ये केवल क्या होते हैं, प्रोटीन का आवरण होते हैं, इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, लेकिन ये संक्रामक होते हैं, रोग फैलाते हैं, तो इनको तो कहते हैं प्रियॉन्स। और वायरॉइड्स क्या हो गए, वायरॉइड्स वो हो गए जिनमें क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा और क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। केवल न्यूक्लिक अम्ल वाले जो होंगे सूक्ष्मजीव जो भी संक्रामक होते हैं, यानी तीनों के तीनों संक्रामक है। लेकिन वायरस जो हो गया, वायरस ऐसा हो गया जिसमें न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन का आवरण है। वायरॉइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का आवरण नहीं होता, ये भी संक्रामक है। और प्रियॉन्स जो होते हैं ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, इसलिए इनको वायरस नहीं कह सकते। ठीक है, तीनों ही संक्रामक हैं और तीनों ही अपवाद है, क्योंकि इनमें कोई स्पष्ट कोशिकीय संरचना देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसलिए तीनों अपवाद किसके हो जाएंगे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कौन से, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। ठीक है, ये तीन अपवाद हो चुके हैं किसके, ये तीनों अपवाद हो चुके हैं कोशिका सिद्धांत के। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हो गए। अब इससे आगे चलते हैं हम और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में आपको सारी चीज़ें इसमें रखनी है। लंबा जाएगा चैप्टर सेल वाला, लेकिन क्वेश्चन आपके टिक हो जाने चाहिए इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। अब जैसे हम सेल के मुख्य पार्ट देखते हैं, ये आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो में हम बांट देते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, सेल को मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई और एक हो गई है यूकैरियोटिक कोशिका, ये दो पार्ट। अब ये भी चीज आप याद रखना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, इनके अंतर से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी पेपर में आते हैं। अब अंतर मिलेंगे भी आपको बुक में बहुत सारे, लेकिन आपको मैं 7-8 वो अंतर बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आगे। अब देखो, जो मैं इनमें अंतर बता रहा हूं, उन अंतरों में जो बात आएगी वो हमने डिटेल में पढ़नी है। जैसे केंद्रक, अब केंद्रक की संरचना हमने डिटेल में पढ़नी है, गोल्जिकाए पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं केवल अंतर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया, उसके आगे हमने कोशिका संरचना में सारी चीजें पढ़नी है। पहली बात हम देखेंगे प्रो मतलब जो होता है वो होता है प्राचीन। ठीक है, प्रो का मतलब क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। और कैरियोटिक, इसका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक। यू मतलब जो हो जाएगा ये आधुनिक या वास्तविक, इसका मतलब होता है आधुनिक, या हम कह सकते हैं वास्तविक, आधुनिक या वास्तविक। और कैरियोटिक मतलब वही है केंद्रक। अब यहां से एक चीज समझिए, इतनी बात क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, केंद्रक की।
किसकी वजह से? केंद्रक का लेना देना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इतना। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि कैरियोटिक कैरियोटिक जो आ रहा है इसका मतलब केंद्रक है, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस है वो केंद्रक का है। इतना तो इससे पता लग रहा है। कैरियोटिक आप हमेशा याद रखना केंद्रक का मेन डिफरेंस है, ठीक हो गया। अब केंद्रक का कैसे डिफरेंस है इसके बारे में जब हम देखते हैं तो प्राचीन केंद्रक का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होगा। सुविकसित केंद्रक नहीं होगा किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें सुविकसित केंद्रक होगा, सुविकसित केंद्रक। अब बात आती है कि सुविकसित केंद्रक होगा। सुविकसित केंद्रक से इसका मतलब क्या है? सुविकसित केंद्रक ये किसे कह रहा है? तो इसका बोलने का मतलब जो है, ये सेल हो गई मानावाद, ये बीच में क्या हो गया है, इसका केंद्रक हो गया, और इस टाइप से इसमें केंद्रक झिल्ली हो गई है, और अंदर जो है इस टाइप का पदार्थ है, ठीक है। इसमें ये जो होगा इसको जो कहेंगे, ये बाहर वाली जो लेयर होगी इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर जो हो गया इसे बोलते हैं केंद्रिका। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं केंद्रक की संरचना बताऊंगा कि केंद्रिका क्या चीज़ है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रिका के बारे में भी बात होगी। सुविकसित का मतलब है जिसमें केंद्रक में, जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी मिले और केंद्रिका भी मिले, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका मिले। यानी इस वाले में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा सुविकसित केंद्रक में? एक तो केंद्रक झिल्ली ये उपस्थित होगी, और दूसरा केंद्रिका, केंद्रिका भी क्या होगी? उपस्थित होगी। ये सुविकसित केंद्रक नहीं है, यानी कि इसका मतलब यह है कि या तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, और अगर केंद्रक उपस्थित भी होगा तो सुविकसित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली ये नहीं होगी, और दूसरा केंद्रिका ये भी अनुपस्थित होगी। सुविकसित का मतलब ये हो गया। जो सुविकसित लिखा होगा, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा ही नहीं, होगा तो सुविकसित नहीं होगा। और सुविकसित नहीं होगा किस वजह से? क्योंकि उसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित और केंद्रिका अनुपस्थित। इसमें सुविकसित क्यों होगा? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रिका भी उपस्थित होगी, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? सुविकसित कह रहे हैं। ये पहला अंतर हो गया। केंद्रिका क्या होती है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, किसकी बनी होती है, ये सब केंद्रक की संरचना में हमें आगे देखेंगे हम इसे। अच्छा, एक तो ये वाली चीज हो गई। अब दूसरा अंतर बता रहा हूं मैं आपको, मेन अंतर बता रहा हूं जो आपको समझते हुए चलने, ठीक है। सेकंड अंतर की बात करते हैं। सेकंड अंतर जब हम देखते हैं तो ये चीज हमें पता है कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। यानी यहाँ केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। अगर कोशिका जो है सुविकसित है तो केंद्रक के अंदर डीएनए मिल जाएगा, भले ही और जगह भी मिलता है, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में डीएनए, सबसे ज्यादा डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक के अंदर, इसलिए मैं केंद्रक की डायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है उपस्थित होता है। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो केंद्रक है ही नहीं, या तो केंद्रक होगा ही नहीं, और अगर केंद्रक होगा तो इसके बाहर क्या नहीं है? कोई झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ये बाहर जो द्रव्य होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहाँ उपस्थित होगा? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगा, ठीक है। और जैसे मानावाद जो कोशिका द्रव्य में, इधर ये कोशिका द्रव्य, और इस वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में क्या है? डीएनए मिल रहा है इसमें। प्रोकैरियोटिक न तो अगर ये यूकैरियोटिक होती तो इसमें पूरी झिल्ली होती और डीएनए कहाँ होता? आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता? केंद्रक के भीतर होता। लेकिन इसमें क्योंकि झिल्ली नहीं है या केंद्रक ही नहीं है तो इसलिए कहाँ पे हो रहा है? कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है। अब कोशिका द्रव्य के जिस भाग में प्रोकैरियोटिक में ये फैला हुआ होगा, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, इसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या हो गया? वो क्षेत्र, कोशिका द्रव्य का वो क्षेत्र जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। या इसे गैनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? गैनोफोर।
गैनोफोर भी इस रीजन को कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होगा, डीएनए कहाँ होगा, केंद्रक के भीतर होगा। ठीक हो गया, केंद्रक के भीतर होगा। अब देखिए यानी दूसरा अंतर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, ये क्लियर हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ यानी मेनली हम बात कर रहे हैं डीएनए की। आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगा, क्योंकि केंद्रक पे झिल्ली नहीं होगी, इस वजह से कोशिका द्रव्य में उपस्थित। ठीक है, और जिस क्षेत्र में उपस्थित होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोइड या फिर गैमोफोर कहते हैं इसे, गैनोफोर। ठीक है, जीनो नहीं पढ़ेंगे इसे, गैनोफोर। ठीक है, इस एरिया को बोल रहे हैं गैनोफोर। और इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें डीएनए कहाँ होगा, केंद्रक के भीतर उपस्थित, केंद्रक के भीतर उपस्थित होगा। एक चीज यहाँ पे और आपको जो ध्यान रखने वाली है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम देखें डीएनए का आकार अगर हम देखें तो ये वाला जो डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होगा ये किस टाइप का होगा, रेखित होगा। ये कैसा होता है, रेखित होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है, रेखित होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है ये गोलाकार होता है, गोलाकार, वृत्ताकार, जो भी आप लिखना चाहें। डबल हेलिक्स मॉडल तो दोनों का देखने को मिलेगा, लेकिन आकार में हम देखेंगे ये रेखित होगा, भले ही डबल हेलिक्स मिलेगा इसमें, ये गोलाकार होगा, इसमें भी हेलिक्स मिलेंगे, लेकिन ये गोलाकार होता है और ये कैसा होता है, रेखित होता है। अब अगली जानकारी देखिए, तीसरा अंतर। दो अंतर मैंने आपको बता दिया, तीसरा अंतर आपको ध्यान से देखना है। तीसरा अंतर जो है, जैसे कि इसमें क्या है, इसके केंद्रक के अंदर डीएनए मिल रहा है, केंद्रक के अंदर डीएनए है। डीएनए को अगर हम देखेंगे तो जो डीएनए है रासायनिक दृष्टि से देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से तो वो क्या है, अम्ल है, एसिडिक है। ठीक हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए, यानी एसिड है। और हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो क्या होता है, क्षार होता है, जो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। तो होता क्या है कि यूकैरियोटिक में जो केंद्रक के अंदर डीएनए है वो केंद्रक के अंदर बना हुआ रहेगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ रहेगा किससे, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और केंद्रक के अंदर उपस्थित होगा। अब इसमें क्योंकि केंद्रक वाली बात ही नहीं है, इसका डीएनए तो बाहर है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। यहां पे हम लिख देंगे कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से स्वतंत्र, या दूसरी भाषा में आप लिखोगे तो आप लिख दोगे कि हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो, या डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता, नहीं जुड़ा होता। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। ये तीन अंतर आपको समझ में आ गए। पहला अंतर मैंने क्या बताया, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, सुविकसित केंद्रक नहीं होगा क्योंकि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होगी, इसमें सुविकसित केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों उपस्थित होंगी। दूसरा मैंने बताया आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगा, जिसे न्यूक्लियोइड या जो हम नाम देते हैं उसे हम कहते हैं क्या, गैनोफोर कहते हैं। और यहाँ जो होगा डीएनए केंद्रक के भीतर उपस्थित होगा, इसका डीएनए गोलाकार, इसका रेखित। और लास्ट मैंने बताया कि इसमें क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डीएनए किससे जुड़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा। ये तो मैंने बता दिया आपको कितने अंतर, तीन। इससे आगे के अंतर, इतने अंतर अगर आपके क्लियर हो गए, इससे आगे के अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानकारी कहाँ पे आएगी, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में। जब हम आणविक जैविकी पढ़ेंगे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ना है हमें, डीएनए आरएनए के विषय में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे किसको, हिस्टोन प्रोटीन के विषय में भी हम जानकारी वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल अंतर में देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा अंतर,
ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, वही अंतरों को आगे बता रहा हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है, आपको पता है कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये क्या हो गए, कोशिकांग हो गए। कोशिकांगों की 3 कैटेगरी होती है। आगे मैं आपको कोशिकांग कराऊंगा तो उसको 3 वर्गों में बांटेंगे हम। एक होते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, जिनके बाहर से दोहरी झिल्ली होती है। एक होते हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, जिनके बाहर केवल एक झिल्ली होती है। और तीसरे होते हैं झिल्ली विहीन। एक क्या होते हैं, झिल्ली विहीन, जिनमें कोई झिल्ली नहीं होती। तो ये 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक हो गया। हमेशा आपको याद रखना है कि चाहे वो दोहरी हो चाहे वो सिंगल हो, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। ये कौन सा है, यूकैरियोटिक है। ये अंतर पड़ रहा है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होंगे एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अब जब कोशिकांग पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पहले से एक बात होनी चाहिए कि आपको 3 कैटेगरी में कोशिकांग को, दोहरी झिल्ली वाले अलग से याद रखने, सिंगल झिल्ली वाले कोशिकांग अलग से याद रखने। फिर आपको पता लग जाएगा कौन से झिल्ली वाले हैं। जैसे झिल्ली वालों में अगर मैं बताऊं कि झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, दोहरी झिल्ली में आएगा प्लास्टिड आएगा। ठीक है, ईआर आएगा। इसके अलावा लाइसोसोम आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा। ये सब जो होते हैं इनको झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं और ये सारे अनुपस्थित होंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होंगे, ये झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग सारे अनुपस्थित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, और कौन सा, प्लास्टिड्स हो गए, ईआर हो गया है, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब अनुपस्थित होंगे। जबकि इसमें जो होंगे वो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित, ठीक है, इसमें उपस्थित मिलेंगे वो सारे जो मैंने नाम बताए अभी। अब एक चीज और निकल के आती है, अगर इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, झिल्ली रहित वाले कोशिकांग होंगे। इसका मतलब यही तो निकल रहा है, झिल्ली युक्त अगर एब्सेंट है तो दूसरी बात निकल के आ रही है कि झिल्ली रहित कोशिकांग उपस्थित। झिल्ली रहित कोशिकांग क्या होंगे, यहां उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। अब झिल्ली रहित कोशिकांगों में कौन सा इसमें होगा, झिल्ली रहित में मेन जो होगा वो होगा राइबोसोम। कौन सा होगा, राइबोसोम। ठीक है, कौन सा वाला कोशिकांग इसके अंतर्गत हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग इसमें उपस्थित होंगे और मेनली कौन सा, राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। और राइबोसोम भी कौन सा वाला इसमें होगा, 70S होगा। कौन सा होगा, 70S राइबोसोम जो होगा वो इसमें पाया जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत, अब मैं ये मना नहीं किया, मैंने कहा इसमें झिल्ली युक्त नहीं होंगे, उसमें होंगे। अब झिल्ली रहित इसमें होंगे, झिल्ली रहित इसमें भी होते हैं। ठीक हो गया, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें एब्सेंट है, लेकिन जो सुविकसित है कोशिका यूकैरियोटिक, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होंगे और झिल्ली रहित भी होंगे। जैसे इसमें झिल्ली रहित राइबोसोम 70S वाला है, इसमें भी झिल्ली रहित राइबोसोम जो होगा उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कोई अंतर नहीं है, ये इसमें भी होगा राइबोसोम, इसमें भी कौन सा होगा, राइबोसोम उपस्थित होगा। कौन सा वाला, अब देखिए इसमें अब बुक में जनरली ये लिखा होता है, लेकिन इसमें राइबोसोम जो होगा ये 70S और 80S दोनों टाइप का होगा। अब आपको लग रहा है S मतलब क्या हो गया, 70S क्या हो गया, 80S क्या हो गया, थोड़ा आगे चल के से मैं बताऊंगा। 2 अर्थों में S प्रयुक्त होगा। सब यूनिट भी इसकी मैं बताऊंगा, सब यूनिट क्या होंगी। ठीक है, किन किन में पाया जाता है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। S4 क्या होता है, S4 भी 2 मीनिंग लगाई जाती है, तो 2 मीनिंग क्या होती है उसके विषय में भी बात करेंगे। अब इसमें 70S और 80S वाला राइबोसोम जो होता है वो होता है, 70S वाला राइबोसोम जो होगा यूकैरियोटिक में, वो कहां पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, इसमें तो होगा कौन सा, 70S वाला। और 80S वाला जो होगा वो किस में मिलेगा, 80S वाला किस में मिलेगा, तो
ATS वाला मिलता है इसमें कोशिका द्रव्य में और RER में। ये बात आपको इंपॉर्टेंट से याद रखनी है, यानी रफ ER जो हम पढ़ेंगे खुरदुरी अंतःप्रदिव्य जालिका उसके विषय में। जनरली हम ये पढ़ते हैं इसमें 70S इसमें ATS, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 70S इसमें 70S भी होता है, ATS भी। 70S कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। और ATS कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और RER में। ठीक है, तो ये एक और अंतर जो हो गया इसके बारे में। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसमें झिल्ली युक्त भी है और झिल्ली रहित कोशिकांग दोनों ही क्या है? उपस्थित दिख रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक में। ठीक हो गया। अच्छा, अगला अंतर देखिए 5वें नंबर का। 4 अंतर हो गए, 5वें अंतर की बात कर लेते हैं हम। 5वें अंतर को अगर हम देखें तो 5वां अंतर क्या है? जैसे हम अपनी बॉडी को देखते हैं और हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि किससे बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हड्डियों से बना हुआ एक है, यानी कि कंकाल बना हुआ है। ठीक है, कंकाल जो है वही क्या हो रहा है? हमारे शरीर की क्या है? संरचना दे रहा है। उसी प्रकार से कोशिका की संरचना जो निर्मित करता है, वो कोशिका का ढांचा जो निर्मित करता है उसे बोलते हैं कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल, कोशिका का भी एक ढांचा बनेगा और वो ढांचा कौन निर्मित करेगा? कोशिका कंकाल, जिसको क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल। अब जो ये कोशिका होगी, क्योंकि ये उतनी विकसित कोशिका नहीं होती, तो इसमें क्या होता है? कोशिका कंकाल जो होता है, साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल, ये अनुपस्थित होता है। कोशिका कंकाल क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? कोशिका कंकाल उपस्थित। ये एक और अंतर हो गया। साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल इसमें तो अनुपस्थित है, इसमें क्या है? उपस्थित होता है। ये एक और अंतर हो जाता है, 5वां अंतर। ठीक है, अब देखिए छठा अंतर बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट सा इसके विषय में। एक शब्दावली यूज होती है जिसको कहते हैं हम साइक्लोसिस। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। ठीक है, या फिर साइक्लोसिस के लिए एक शब्द और यूज होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पहले ये होता है क्या है इसके विषय में हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमने कोशिका पढ़ी, बीच में केंद्रक हुआ, यहाँ पे कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के चारों ओर घूमता रहता है। कोशिका के चारों ओर इसमें क्या होती रहती है? गति होती रहती है, ये घूमता रहता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस या फिर क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य चारों ओर घूम रहा है। इसमें जो ये साइक्लोसिस है वो इसमें क्या होती है? अब्सेंट, अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होगा वो चारों ओर नहीं घूम रहा होगा कोशिका के, यानी ये वाली गति जो होगी साइक्लोसिस जिसे कहते हैं, ये अब्सेंट होगा। और इसमें हम लिख सकते हैं कि साइक्लोसिस उपस्थित। साइक्लोसिस का मतलब आप समझ गए, कोशिका द्रव्य का गोल गोल जो है घूमना, चारों ओर घूमना, वो वाली गति इसमें पाई जाएगी, इसमें अनुपस्थित होगी। 6 अंतर ये हो गए। क्या बताया मैंने? चौथा अंतर, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्थित है, कोशिका कंकाल इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित, साइक्लोसिस जो है इसमें अब्सेंट, इसमें पाया जाता है। अब देखिए कुछ अंतर और आपको देखने हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत कुछ और अंतरों के विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गए, ये अंतर आपको डिटेल में भी याद रखने हैं। अब इसके अलावा जो अंतर हैं उनके विषय में हम बात करते हैं। बचे हुए जो अंतर हैं, कुछ 1-2 अंतर मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक हो गया, ये यूकैरियोटिक हो गया। अब बचे हुए जो अंतर हैं वो क्या हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। अगला जो 7वें नंबर का अंतर होगा, 7वें नंबर का अंतर होगा कि रिक्तिका की जब हम बात करते हैं तो रिक्तिकाओं में हम देखते हैं जिनको क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें जो रिक्तिका मिलेगी ये मिलती है गैस रिक्तिका। ठीक है, इसमें किस प्रकार की मिलती है? गैस रिक्तिका मिलती है, यानी गैस वैक्यूलम उसे कह सकते हैं।
और इसमें जो रिक्तिका मिलती है यूकैरियोटिक में, इसको बोलते हैं सैप वैक्यूल, इंग्लिश में सैप वैक्यूल, या इसमें हिंदी में बोलेंगे ऐसे सामान्य रस रिक्तिका, सामान्य रस रिक्तिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सैप, इसमें ये मिलेगी। अगर सैप या सामान्य रस रिक्तिका क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिज जिस रिक्तिका के अंदर हो उसे सामान्य रस रिक्तिका कहते हैं। जिसमें केवल गैस हो उसे क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल कहते हैं। तो इसमें जो होगा गैस रिक्तिका मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, सैप वाली मिलेगी, जिसमें कि क्या होंगे, जल और खनिज होंगे, वो रिक्तिका के भीतर होंगे। ठीक हो गया, एक जानकारी ये भी हो गई। अब यहाँ से हम देखते हैं जो मेनली लास्ट में 7 मैंने अंतर आपको इंपॉर्टेंट से बताए। अब लास्ट जो बात होगी वो उदाहरण की होगी, क्योंकि उदाहरण ही इसके मेन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के उदाहरण हमें देखने हैं। यानी कि कौन सी वो कोशिका है जो सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका नहीं है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये ध्यान से देना है। इसके अंतर्गत आता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, उदाहरण बिल्कुल याद रखने, उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया इसमें आएगा। अगला जो आएगा उसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा उदाहरण आर्की बैक्टीरिया। तीसरा होगा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें कहते हैं, नील हरित शैवाल, ये तीसरा एग्जाम्पल। जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, और फिर आएगा माइकोप्लाज्मा, या माइकोप्लाज्म बोल सकते हैं हम, माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज, क्या आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। और एक और इसमें आपको लिख देना है रिक्टेशिया, कौन सा, रिक्टेशिया, रिक्टेशिया, इस सारे क्या क्या, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, रिक्टेशिया। अब देखिए इनमें से आपने कुछ के नाम सुने ही होंगे, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल आपने सुना होगा, माइकोप्लाज्मा। रिक्टेशिया जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, परजीवी होता है, ठीक है। अब इन सबको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे जंतु जगत वर्गीकरण, तो R.H. विटकर का आएगा एक 5 जगत वर्गीकरण। उस 5 जगत वर्गीकरण में एक जगत आएगा मोनेरा जगत, कौन सा जगत आएगा, मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत जो होगा उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। मोनेरा जगत में हमें ये पढ़ना है, तो ये चीजें हमें कहाँ पे पढ़नी है, जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे और मैं मोनेरा आपको बताऊंगा, तो मोनेरा में मैं यही बातें आपको बताऊंगा। यानी मोनेरा जो जगत है इसके अंतर्गत सारी के सारे कौन से आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं। मोनेरा जगत में क्या आएंगे, सारे प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल में सारे यही आ रहे हैं, तो ये मोनेरा जगत में आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसमें कौन सा आएगा, क्योंकि 5 जगत में एक जगत तो हो गया मोनेरा जगत, बाकी कुछ चीजें बच गई, जैसे कि बच गया कवक, वहां पे एक अलग जगत आएगा कवक का, एक जगत आएगा पादप का, एक आएगा प्रोटिस्टा, और एक आएगा जंतु जगत एनामीलिया। तो ये सारे जो आएंगे ये किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। तो 5 जगत को भी जो हमने पढ़ना है प्रोकैरियोटिक में पूरे का पूरा जगत आएगा कौन सा, मोनेरा जगत, जिसमें हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि ये क्या चीज़ें हैं। और बाकी जो कवक बचा, पादप, प्रोटिस्टा और जंतु जगत बचा, इन सब की जो जानकारी आएगी वो किस में आएगी, यूकैरियोटिक में आ जाएगी। और अपने आप में ये सारे क्या हैं, 4 जगत भी हैं, अपने आप में क्या है, ये 4 जगत भी हैं और ये मोनेरा जगत भी है। इतनी जानकारी अभी हुई है। सेल वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सेल डिवीजन आप याद करोगे, उसी से क्या होगा फिर जेनेटिक्स वगैरह में काम आएगा, और आगे आगे जो है हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कुछ यूनिटें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन बनने ही बनने, ठीक है, तो इनको हमें ध्यान से करना है। और बुक से अलग अंतर बुक में भी होंगे, इनमें मैं उनमें ध्यान दे रहा हूँ जिनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनमें विशेष ध्यान देना है। तो इतनी जानकारी हो चुकी, इससे आगे हम सेल की जानकारी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।